एक तरफ है ये दावा कि यूपी में मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया, दूसरी तरफ आज यूपी के ही एक बीजेपी विधायक का बयान कि देश हिंदुओं का है। एक तरफ गोरक्षकों को बार बार प्रधानमंत्री मोदी की फटकार और दूसरी तरफ बीफ के नाम पर लगातार गुंडागर्दी। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा तो दूसरी तरफ भारत रत्न अमर्त्य सेन की टिप्पणी तक सेंसर के घेरे में। इन्हीं विरोधाभासों के बीच आज आवाज अड्डा में आज कोई ऐसा सूत्र तलाशने की कोशिश करेंगे जो आगे की राह दिखाता हो, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह चर्चा क्यों। नागपुर में बीफ के नाम पर कुछ तथाकथित गोरक्षकों की मारपीट का यह वीडियो वायरल है। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना इसे गोरक्षा नहीं बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मानती है। कश्मीर में हिंसावाद बढ़ रहा है, वहाँ अमरनाथ में जाने वाले यात्रियों को मारा गया, 7 यात्री शहीद हो गए और इसके बारे में देश में चर्चा है और इससे कहीं ध्यान भटाने के लिए कहीं ना कहीं ये साजिश लगती है। अमरनाथ यात्रा पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ही एक इमाम के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि मोहम्मद यासीन को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो भीड़ के दबाव में वंदे मातरम और भारत मां की जय बोलने को तैयार नहीं था। इधर अमरनाथ हमले से भड़के उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कहा है कि देश हिंदुओं का है, राम मंदिर बनाने में मुसलमान बाधा बने तो उन्हें हज यात्रा नहीं करने देंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो मुस्लिम समाज के लोगों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया था। उस अगर आधार पर हम चलें तो ये देश से पूर्णतः मूलतः हिंदुओं का देश है। कांग्रेस मान रही है कि भड़काने वाले बयान और कार्रवाई बीजेपी टॉप लीडरशिप की शह पर हो रही है। देखिए, देश सब भारतवासियों का है और अगर सत्ताधारी दल के नेता इस तरह की बात करते हैं, जवाबदेही सीधी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बनती है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की डॉक्यूमेंट्री पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है। डॉक्यूमेंट्री निर्माता से सेंसर बोर्ड ने अमर्त्य सेन के बयान में गाय, गुजरात और हिंदुत्व जैसे शब्दों को बीप करने के लिए कहा है। मोदी सरकार से अमर्त्य सेन की असहमति जग जाहिर है। इनकी कोशिश होगी तो हर विपक्षी नेता के मुंह पे भी ये पट्टी बांध देंगे। आज अगर ये अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति से घबरा गए हैं और डर गए हैं, ये एक डरपोर सरकार का एक तरीका होता है। सारी घटनाओं को एक सूत्र में देखें तो ये उसी असहिष्णुता की बहस को फिर से जिंदा करता है जो 1.5 साल पहले फोकस में था। सवाल है कि क्या हमें इस आजाद देश में अपनी मर्जी से खाने पीने की, बात करने की या किसी से सहमत असहमत होने की आजादी है या नहीं? क्या आलोचना को देशभक्ति या गद्दारी से जोड़कर अपने विरोधियों को बैकफुट पर डालना एक स्ट्रैटेजी है? सवाल ये भी है कि 2 बार प्रधानमंत्री के फटकार के बावजूद ऐसे लोगों का हौसला इतना क्यों बढ़ गया है? सवाल बहुत से हैं और जवाब तलाशना बहुत मुश्किल। चर्चा यही होगी कि क्या इनमें कोई एक सूत्र तलाशा जा सकता है, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन आज हम ट्विटर पर आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी से मोदी सरकार को नुकसान होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। आवाज अड्डा पर आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित मालवीय, कांग्रेस के समर्थक और वकील शहजाद पूनावाला, अमर्त्य सेन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर सुमन घोष कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय गोरक्षा दल के अध्यक्ष पवन पंडित, और इसके अलावा 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी और पत्रकार और CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे। दुबे जी, मैं चर्चा आपके साथ शुरू करूंगा, लेकिन एक बार याद दिला दूं सबको कि शुरुआती टिप्पणी हमारे पास 1.5 मिनट का एक समय होता है और इसके खत्म होने की सूचना आपको कुछ बीप्स और एक बजर से मिलती है। 90 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे तो सबको बात करने का मौका मिलेगा और चर्चा अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। अभय दुबे जी। जी हाँ। आर्ग्यूमेंट, तर्क, तकरार, बहस, चर्चा,
विमर्श, ये एक तरह से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं और लगता है कि हमारे समाज की समृद्धि में इनका बड़ा योगदान है। अमर्त्य सेन की किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियन शायद इसी को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है उसको आप कैसे समराइज करते हैं, और क्या कोई सचमुच इस विरोधाभास के बीच में कोई सिल्वर लाइनिंग, कोई उम्मीद की रोशनी की किरण दिखाई देती है? देखिए, जनसंघ के ज़माने से आलोक जी, जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी भारतीयकरण के एजेंडे के साथ सामने आती रही है। मैं लगातार सुनता रहा हूं कि हर चीज़ का भारतीयकरण होना चाहिए, और उनका भारतीयकरण अगर इस किस्म का है तो मैं कहूंगा कि ये भारतीयकरण नहीं बल्कि अभारतीयकरण की कार्रवाई है। क्योंकि भारत तो हमेशा ही से बहुत उदार रहा है। यहाँ तो तरह तरह के लोग, तरह तरह की विचारधाराएं, एक दूसरे से संघर्ष करती हुई विचारधाराएं, एक ही धर्म के भीतर दो धर्मों के बीच में, विभिन्न जातीयताओं के बीच में, विभिन्न भाषाओं के बीच में, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में, यहाँ तो इतनी ज्यादा विभिन्नता है, इतनी ज्यादा विविधता है कि जब तक आपसी बहस नहीं होगी और एक दूसरे को काटती हुई बातें नहीं कही जाएंगी, तब तक ये समाज जीवित ही नहीं रह सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया है जो कि अपने आप में खासे असहिष्णु समझे जाने वाले समाजों में भी नहीं हो रहा है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण लीजिए। अमेरिका का राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद क्या सख्त होगा? अमेरिकी राष्ट्रवाद तो काफी सख्त है। वहां पे गैर अमेरिकी कार्रवाइयों के खिलाफ एक जमाने में मैकार्थी के नेतृत्व में एक काफी जबरदस्त किस्म की कार्रवाई की गई थी, जिसके खिलाफ हॉलीवुड में फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन आज के अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज के अमेरिका में तो राष्ट्रपति के ऊपर, यहां तक कि व्हाइट हाउस के ऊपर भी आतंकवादी हमला करते हुए दिखाए जाते रहे हैं। राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जाता रहा है। अभी हाल ही में लंदन फालिंग एक फिल्म आई थी, उस लंदन फालिंग फिल्म में आप देखेंगे तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को आतंकवादियों ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी ना तो अमेरिकी समाज की तरफ से इसमें कोई आपत्ति आती है, ना सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई आपत्ति आती है, और किसी किताब के ऊपर तो कोई आपत्ति या सेंसर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा कहना यह है कि अमर्त्य सेन जैसे लोग जो हमेशा बहुत ही नपी तुली और सधी हुई आवाज में बात करते हैं, जो बिल्कुल अकादमी किस्म की भाषा बोलते हैं, अगर उनकी भाषा पर भारत सरकार को या सेंसर बोर्ड को आपत्ति है, और सेंसर बोर्ड को आपत्ति है और भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी तरीके से अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अभारतीयकरण हो रहा है। और भारत सरकार जितनी जल्दी इस बात से चेतेगी उतना ही बेहतर होगा। जितना सेंसर ढीला होता है, जितना सेंसर कम आपत्तियां करता है, उतना ही समाज लोकतांत्रिक माना जाता है, उतना ही समाज खुला हुआ माना जाता है। जी अभय जी, अब पवन पंडित भारतीय गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं। पवन जी, गौ की रक्षा हो, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सवाल उठाता है कि गाय की रक्षा हो। लेकिन गाय की रक्षा के नाम पर जिस तरह से इंसानों का कत्ल हो रहा है, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और अभी जो ये घटना हुई है, महाराष्ट्र की ताजा घटना आई है, तब आई है जब प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात पे चेतावनी दे चुके हैं कि इस तरह की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और उधर उत्तर प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री ने काफी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। लेकिन इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं इस बात के साथ कि हमारा जो समाज है वो दरअसल एक उदार समाज रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अपराधी कोई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराधियों को जिस अंदाज में, तथा कथित अपराधियों को जिस अंदाज में सजा दी जा रही है, सड़क पे दी जा रही है, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सर, अगर आपने हमारी आवाज सुनी है तो हमने कभी भी अपराध को जस्टिफाई नहीं किया है। हमने बार बार कहा है हम एक मूवमेंट हैं, हम एक आंदोलन चला रहे हैं, और ये आंदोलन आज हमने खड़ा नहीं किया है। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने खड़ा किया है। ये आंदोलन जिनका उदाहरण हमारे आदरणीय श्री श्री 1008 मोदी जी महाराज जी अपने प्रवचनों में, उपदेशों में बार बार देते रहते हैं, उनको बार बार अपना चाहे स्पिरिचुअल सेशन हो, चाहे उनका मोटिवेशनल सेशन हो, वो बार बार गौ रक्षकों पे अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया वो किन गौ रक्षकों पे अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आज पिछले 2-3 साल में आलोक जी 5000 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया है इन्हीं निस्वार्थ गौ भक्तों ने, और 5000 गौशालाओं में करीबन 10 लाख जो रोड पे घूमती थी, एक्सीडेंट करती थी, कचरा खाती थी, उन गायों का संरक्षण का जिम्मेवारी ली है उन्होंने। इसके विपरीत जो केंद्र सरकार है हमेशा से दावा करती रहती है
कि वो गाय गंगा मंदिर की राजनीति करेंगे, वो इसमें सुधार लाएंगे। और उसके विपरीत आप समझिए उनको किन पे शर्मिंदगी है। अगर शर्मिंदगी वास्तव में उनको करनी थी तो व्यापम के में 50 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या की गई, उन पे शर्मिंदगी करनी चाहिए थी। 7 तारीख को दिल्ली के अंदर महिला की हत्या की गई सरेआम, उस पे शर्मिंदगी करनी चाहिए थी। जहां पे मिनिस्टर, मोदी सरकार के मिनिस्टर जनता को भड़काते हैं, जनता को भड़काते ये कहते हैं कि हम गोमांस खाएंगे। आप बताइए, आप कौन हमें रोकेगा? ऐसे लोगों पे शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। 7 तारीख को कुरुक्षेत्र में 25 गायें प्रशासन की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से कुरुक्षेत्र में 25 गायों की मृत्यु हुई है। पीछे राजस्थान में आपने रिपोर्ट चलाई थी, 100 से ज्यादा गायों की हत्या हुई है। और उधर ही मध्य प्रदेश बीजेपी का कोई कम्युनिकेशन सेल का हेड आईसिस से इन्वॉल्व दिखाया जाता है, वहां पे शर्मिंदगी नहीं होती इनको, गोरक्षा पे शर्मिंदगी होती है। एक तरफ वो महात्मा गांधी के किसी मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, स्वच्छ भारत, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि मैं अपनी असली आजादी तब महसूस करूंगा जब इस भारत जैसे देश में गो हत्या बंद होगी। जी, इस पर बात आगे बढ़ाएंगे पवन पंडित जी, लेकिन समय निकल गया है। तो ये शुरुआती टिप्पणी आपकी आ गई जिसमें आपने काफी सवाल प्रशासन पर, सरकार पर उठा दिए हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला, यूं आप कांग्रेस के समर्थक के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन आप वकील भी हैं और आपने गोरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है और साथ में एक मानव सुरक्षा कानून की आप मांग कर रहे हैं जिसकी सुनवाई होने जा रही है 1-2 दिन में। उस पर आपकी नजर में जो हो रहा है, जैसे पवन पंडित कह रहे हैं, इनको ये तो नहीं कह रहे हैं कि किसी कानून को तोड़कर किसी को मार डालें, ये रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं इस देश में जो कानून अपने हाथ में लेने के लिए किसी भी चीज का बहाना ले रहे हैं। वो कभी गोरक्षा है, कभी भारत माता है। उनको कैसे टैकल किया जा सकता है और आपको कहां कमी दिख रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है? मोदी जी इतनी कड़ी चेतावनी देते हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं रोक रहे हैं लोग? तो जो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की, वो मोदी जी के बयान के बाद ही की, जब उन्होंने कहा कि 80% गोरक्षा वाले गोरख धंधा कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको तवज्जो देते हुए नोटिस जारी किया केंद्र की सरकार और 6 राज्य सरकारों को, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, ये पूछते हुए कि इन पे पाबंदी क्यों ना लगे, क्योंकि 20 से ज्यादा किस्से हो चुके हैं जिसमें कि लोगों की जानें गई हैं। मोदी जी ने ऊना की घटना के बाद एक बार बात की और फिर उसके बाद अब हाल ही में जब बात की तो उसी दिन रामगढ़ में एक हत्या हुई और उसमें बीजेपी के नेता को अरेस्ट किया गया झारखंड के। इसके अलावा मैं आपको अवगत करा दूं कि जो हमारी मानव सुरक्षा कानून है, जिसके बारे में हम लोगों ने 7 जुलाई को बड़े देश के वकीलों ने और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने ड्राफ्ट किया है, यह मानव सुरक्षा कानून हमारे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से बनने से रोकेगा। इसमें एक प्रावधान ऐसे है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दिल्ली का रविंदर हो या जुनैद हो या पहलू खान हो या आयुब पंडित हो, अगर भीड़ हिंसा के नाम पर कोई भी मामले पर, चाहे देशभक्ति हो, चाहे गौ हो, चाहे लव जिहाद हो या चाहे कोई और मामला हो, उस पे भड़क के किसी की जान लेती है तो इसमें कड़े प्रावधान, जैसे पुलिस पे कार्रवाई के प्रावधान और बाकी जुडिशियल प्रोब के प्रावधान और बाकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जुडिशियल इंक्वायरी समाप्त तुरंत हो। पंडित जी कृपया आप बीच में न बोलें। ये ओपनिंग कमेंट में बिल्कुल टोका टाकी न करें, ये हमारी डिबेट का फॉर्मेट है। एक बार बोलने दें, जब इसके बाद डिबेट ओपन करेंगे तब आप लोग वाद विवाद करें। देश में कोई जनता की आवाज ना रहे? नहीं बिल्कुल रहे। जनता की आवाज को दबाना नहीं, आपकी आवाज रहेगी। आपने लोकपाल पे टिप्पणी की थी, आपका हसर आपको पता है। नहीं पवन पंडित जी माफ कीजिए, लेकिन ये टोका टाकी इसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा, उस वक्त कीजिएगा। कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं आपसे तर्क करने के लिए, लेकिन एक बार हर आदमी को मौका मिलने दीजिए ओपनिंग कमेंट का। हाँ शहजाद, आप जरा संक्षेप में खत्म करें। कमी, हाँ जी, तो मैंने आपको आगे चलते हुए हमारा सल्यूशन 2 है। एक तो मोदी जी जो कहते हैं उस पे अमल करे, वॉक द टॉक करे और सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पे जवाब दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मामला बनते जा रहा है और भाजपा के कुछ नेता इसमें शामिल है। अखलाक की भी हत्या में वो शामिल थे और संरक्षण दिया जाता है उनको मोदी जी के मंत्रियों द्वारा। जब महेश शर्मा जाके तिरंगा लगाते, अखलाक जिसका बेटा एयरफोर्स में था उसके शव पर जिसने उसकी हत्या की। और दूसरी बात, ये मानव सुरक्षा कानून जो सबको बचाएगा, ये एक
तरीका है उसको लागू करने का, ताकि आरएसएस के भी कार्यकर्ता की अगर लिंचिंग हो किसी केरल में या कहीं पे तो उनको भी बचाव मिल सके। और एक आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो सियासत हो रही है इस पे, दरअसल ये सियासत गौ के नाम पे सियासत कर रहे भाजपा के नेता। अगर इनको असलियत में गौ के लिए कोई आस्था होती तो अरुणाचल प्रदेश में भी वो कानून लाते। गौ हमारे लिए भी बड़ा आस्था का केंद्र है, पर गौ हत्या के लिए मानव हत्या गांधी जी ने भी जायज नहीं ठहराई थी, ये बात वो ना भूले। और जो मानव हत्या कर रहे हैं वो सियासत के द्वारा कर रहे हैं, प्रेरित हैं वो लोग। मोदी जी इन पे कदम नहीं उठाते, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है मोदी जी से बोलना कि कदम पड़ेगा। उठाएं गांधी जी इन ने लोगों ये पर। नहीं कहा था कि आप जैसे लोग उठ के कहें कि गाय हमारा खाना है और ये हमारा संवैधानिक नहीं, ये नहीं कहा, ये भी नहीं कह रहे हैं, ये कहां कह रहे हैं, ये तो आप अपने मन से उनके मन। आप माफ कीजिए, लेकिन अभी मुझे अमित मालवीय का एक कमेंट लेने दीजिए। पवन पंडित जी प्लीज। 20 साल के बाद डिबेट करेंगे कि आदमी हमारा खाना है। नहीं पंडित जी प्लीज, जब 20 साल बाद होगी डिबेट तब उसमें ये बोलिएगा। अभी अमित मालवीय जी, आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आए हैं, आपको सारे सवाल जो उठ रहे हैं उनका जवाब आप ही को देना है, इसलिए कुछ सवाल बाद में उठेंगे तब जवाब दीजिएगा। लेकिन जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, जब सरकार कुछ कहती है, मोदी जी जब कहते हैं तो बहुत कन्विंसिंग लगते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इस तरह के मामलों में उनके जितने बयान हैं उनमें कहीं कोई ऐसी संशय नहीं होता है कि उन्होंने कोई ऐसी लाइन ले रखी हो जिसके दो अर्थ निकालने की गुंजाइश हो। वो बहुत साफ साफ बात कर रहे हैं। इसके बावजूद इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर, सजा देने के लेवल पर क्यों इफेक्टिव नहीं हो रहा है। और ये जो हिसार की घटना हुई, जिसको चलिए आप हिसार की घटना को मान सकते हैं, हल्की थप्पड़ मारा गया इसलिए हल्की घटना है, लेकिन आप संकेत के तौर पे देखें तो गंभीर घटना है। दूसरी घटना महाराष्ट्र वाली नागपुर में, एक आदमी को फिर जो एक मीट ले जा रहा है, कोई भी मीट ले जा रहा है, और हर चिंता की बात यह उसके बाद हर बार ये बात आ रही है कि उसके बाद उस मांस को जांच के लिए भेजा गया है कि वो मटन है या बीफ है। लेकिन उसके पहले तो इंसाफ हो चुका होता है। किस्मत है कि इस बार वो आदमी जिंदा है, वरना लोग पीट पीट के मार डालते हैं और उसके बाद जांच शुरू होती है। और इसी तरह अमर्त्य सेन की फिल्म, उस पर हम थोड़ी चर्चा बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो घटनाएं और सरकार जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें, उनसे कुछ चिंताजनक इंडिकेशन आ रहे हैं या चिंताजनक सिग्नल्स मिल रहे हैं लोगों को। आम आदमी थोड़ा चिंतित हो रहा है अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आलोक जी, हमारे संविधान में गौ रक्षा का प्रावधान है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने गौ रक्षा की बात कही, महात्मा गांधी ने कही, विनोबा भावे ने की, और वो सबसे बड़े गौ रक्षक थे। और जो गौ रक्षा करते हैं वो गौ के नाम पे हिंसा नहीं करते। लेकिन हमारे ही समाज में ऐसे लोग हैं जो गाय के बछड़े को सड़क पे काट देते हैं, जो दलितों का उत्पीड़न करते हैं, जैसे ऊना में हुआ और बाद में पता चलता है कि उनकी तारीख कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर रहती है तब इस तरीके के वाक्यों की चर्चा बढ़ जाती है। वाक्य कम हो जाते हैं और चर्चा बढ़ जाती है, और आज सिर्फ वही हो रहा है। जुनैद की बात करता हूं, जुनैद के साथ जब वो वाक्या हुआ जो बहुत ही दुखद था, बाद में कहा गया कि 20 था, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं थी, तो उसको बार बार उस तरह से जोड़ के देखा जाता है। दूसरी बात, जहां तक सेंसरशिप का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस देश में सेंसरशिप की शुरुआत कहां से हुई? जब पंडित नेहरू ने पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया, उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखा फ्री स्पीच ने। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, राजीव गांधी ने पोस्टल बैलेट बिल लेके आए और प्रेस की आजादी को खत्म करने का प्रयास किया। सोनिया गांधी ने 66A इम्प्लीमेंट किया। तो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल खिलाफ रहा है। उनका जो दामन है वो दागदार है। ये दो पहलू जिस पे आपकी आज की दो चर्चा टिकी हुई है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बार जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब समाज में एक तरह की अराजकता देखी जाती है, जिसको कांग्रेस पार्टी कराती है। चाहे ये जातिगत आंदोलनों के नाम पे कराएं, चाहे किसानों के नाम पे लड़ाई लगवाएं, चाहे ये बीफ और माइनॉरिटीज के मुद्दे को लेके लोगों को भड़काने का प्रयास करें। लगातार ये प्रयास कांग्रेस के द्वारा होते रहते हैं। बाकी बात जब चर्चा आगे बढ़ेगी तब मैं कहूंगा। जी मालवीय साहब, आप बहुत जो बात आप कह रहे हैं इसका जवाब शहजाद पूनावाला देना चाहेंगे, कुछ देर के बाद उनके पास चलेंगे, लेकिन एक टिप्पणी तो मैं करूंगा ही कि कांग्रेस ने सेंसरशिप की शुरुआत की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकतवर सरकार
कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बैठी है, वो सेंसरशिप या दूसरे मामलों में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा। मैं थोड़ी कुछ कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। अभय दुबे जी कुछ बोल दें। मैं मालवीय जी टिप्पणी पे इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं आगे जाना चाहता हूं। 2 मेहमान बचे हैं, उनकी ओपनिंग कमेंट ले लूं। जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मैं जवाब लूंगा आपका, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं जवाब लूंगा, लेकिन कमेंट्स। हमारी सरकार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी का विरोध किया जी। 66A को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया जब हमारी सरकार थी। और जहां तक फिल्म पे सेंसर का सवाल है, अगर आप लीला सैमसन का कार्यकाल देखें जो कांग्रेस द्वारा नियुक्त की गई थी, उनके कार्यकाल में जिस तरह की सेंसरशिप हुई, आज जो सेंसर बोर्ड है उसने एक हिंदू सरकार नाम की फिल्म है जो शायद इमरजेंसी से जुड़ी हुई है, उस पर भी उतने ही पाबंद लगाए हैं जितने किसी और फिल्म पे लगाए हैं। तो ये कहना कि हमारी सरकारों ने सेंसरशिप को बढ़ावा दिया, ये बिल्कुल गलत है, ये कतई सही नहीं है। नहीं मालवीय जी, स्वीपिंग स्टेटमेंट तो हो, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि स्वीपिंग स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए कि आपकी सरकार सेंसरशिप को बढ़ावा दे रही है, जैसा स्टेटमेंट नहीं है। एक स्पेसिफिक मामला है, भारत के एक महानतम आर्थिक जानकारों में से एक हैं अमर्त्य सेन, उनकी एक फिल्म बनी है। सुमन घोष हमारे साथ हैं उस फिल्म के डायरेक्टर। सुमन घोष जी, आपके हिसाब से जो आर्गुमेंटेटिव इंडियन पर जो भी कट लगे हैं या जो बीप लगे हैं, वो सही क्यों नहीं है? ऐसी बातें अगर कही गई हैं जो नहीं कही जानी चाहिए और वहां पर सेंसर बोर्ड ने आपको बीप लगाने को कहा है, तो इसमें ऐतराज की बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, सो आई विल टॉक इन इंग्लिश। नो प्रॉब्लम। So the problem is that those words were beeped out, and I have not yet got a proper explanation from the censor board of why they were beeped out. And if you see the, the words Hindutva and cow, and it is ridiculous and funny. I would say that such a step has been taken. It's very demoralizing for a filmmaker who is making a documentary. It is not scripted also. And why can't there be a discussion of topical things which have been mentioned in the documentary? It is true that the cow thing is being talked about. I heard your discussions there. The Hindutva issue is there. So these should be, and I hope we are a functioning democracy. So these should be discussed. Let it be like independent of Amartya Sen or not. Aam Aadmi ko bhi they have to discuss it, and that is what a democracy is. Yeah. जी, सुमन घोष का कहना है कि ये चर्चा हम उसे इस चर्चा में इसलिए ले आए हैं या देश की मेन चर्चा में आ गया है क्योंकि उसके साथ अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा है, लेकिन उनका नाम जुड़े बिना भी ये उतना ही बड़ा सवाल था कि कोई आदमी इन शब्दों का डिस्कशन में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता है। हमारे आखिरी मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी अब तक कुछ नहीं बोले हैं। हर्षवर्धन, आपने जो अभी तक चर्चा हुई और इसके पहले जो सवाल आपके मन में थे, मैं चाहता हूं कि आप समराइज करें और बताएं कि क्या सचमुच इन विरोधाभासों के बीच कोई एक सूत्र निकलता है जिससे हमें आगे का रास्ता दिखेगा, कोई उम्मीद जगेगी? देखिए आलोक जी, मैं थोड़ा सा पूरी बहस को थोड़ा सा दूसरे संदर्भ में ले जाऊंगा, हालांकि वो जुड़े इसी से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक समय आ गया है। अभी जब मेरठ का एक लड़का संदीप शर्मा पकड़ा गया और वो आदिल बन गया जाकर और आतंकवादी बन गया, तो उसके बाद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सोशल मीडिया भर गया। एक तरफ ये कहने कि हिंदू आतंकवादी कैसे हो सकता है, दूसरा ये कि हिंदू भी आतंकवादी हो गया, तो दोनों तरफ से वो खबरें आई। लेकिन मुझे लगता है कि इस चिंता को, और ये चिंता लार्जर पर्सपेक्टिव में इसलिए देखनी चाहिए कि जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो बार बार हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मेजॉरिटी है, और वो कितने परसेंट की बात नहीं है कि कुछ लोग कोई निकला या नहीं निकला, लेकिन ओवरऑल वो किसी की भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी सहिष्णुता के साथ, और जो कहा जाता है कि अगर बहस का सम्मान करना है तो वो सम्मान करना सबसे ऊपर है। लेकिन जब इस तरह से सड़क पर कोई भी गौरक्षा के नाम पर लोगों को पीट दे रहा है, उसको मार दे रहा है, मस्जिद से बाहर निकाल कर कुछ लोग झापड़ मार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उसी तरफ जाता है जैसे लंबे समय तक इस्लाम ने ये माना ही नहीं, मुसलमान ने ये माना ही नहीं कि इस्लामिक आतंकवाद भी कुछ हो सकता है, और सीरिया और इराक बनता चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ है, लेकिन जो ये घटनाएं हैं वो चिंता किस कदर करती हैं कि खुद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को साबरमती आश्रम में और उसके पहले जाके एक कहना पड़ता है। तो जो आपने कहा कि सूत्र दिखता है क्या, तो सूत्र मुझे यही दिखता है कि ये चिंता प्रधानमंत्री को भी डरा रही है, ये चिंता शायद जो भी हिंदुत्व के पैरोकार होंगे उनको भी डरा रही है। और हिंदुत्व पर अगर बहस हो रही है, चाहे डॉक्यूमेंट्री में हो या किसी भी जगह पर हो, तो उसे होने की इजाजत देनी ही होगी। और गौरक्षा के नाम पर जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको कुछ बड़ा पनिशमेंट, मतलब वो एग्जाम्पलरी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ ये उदाहरण पेश किया गया, शायद ये सूत्र निकले तो कुछ बात बनेगी। जी, पवन पंडित कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि पवन पंडित ने भी ये बात बहुत साफ साफ कही है कि जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं गोरक्षा के नाम पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनका समर्थन कतई नहीं कर रहे हैं अपनी अब तक की बातचीत में। पवन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे, और अगर सवाल है किसी से तो उसका नाम लेके करें। जी हाँ, संक्षिप्त जी मेरी बात इन्होंने जैसे कई बार ये रिपीट हो रही है कि गौ रक्षा को एक आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। क्यों नहीं समझा जा रहा कि गौ रक्षा और जो ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक राजनीति है। ये लोग परस्पर, कांग्रेस का फेलियर है, कांग्रेस का अपना कहीं स्थान नहीं है। वो ऐसी एक्टिविटीज करती है जिससे वो चाहते हैं कि मोदी जी को उन पे लांछन लगाने का मौका मिले या उनको घेरने का मौका मिले, उनको गाय का नाम इस तरीके से यूज करना। दूसरी चीज, जो बीजेपी के लोग या आरएसएस वीएचपी के लोग आपस में उनका किसी भी रूप से एक दूसरे से नहीं बन रहा या उनको महत्व नहीं मिल रहा, तो वो ऐसी चीजों की एक्टिविटीज करके वो अपने आप को मतलब एक गौ रक्षा के आंदोलन को इस तरीके से मैला कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसको आतंकवाद और हिंदू, तो आपका कहना है कि दरअसल जो गोरक्षा शब्द का इस्तेमाल गलत है, ये दरअसल गाय के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी है, इसको गोरक्षा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गाय के नाम पर ये मैसेज देश के लिए सही नहीं है। और वो लोग जो जनता इसमें भागीदारी दिखा रही है वो इसी के विरोध में जता रही है। दिल्ली में जो घटना हुई थी उसमें भी वहां के रेजिडेंशियल लोग थे। बहुत जगह ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे आप जिस एक ट्रक में 5 गाय 10 भैंसों को ले जाओ, वहां पे 60 भर देते हो, आप अपनी ओमिनी में भर देते हो। यार आज मुझे नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये एक अलग मुद्दा है। नहीं, मुझे देखिए, मुझे लगता है हर्षवर्धन नहीं, आलोक जी, मुझे लगता है ना कि ये जी हर्षवर्धन, एक सेकंड शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हर्षवर्धन एक छोटी टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हर्षवर्धन, दे दीजिए मुझे। हाँ, ये मुझे लगता है ना कि जब हम इस तरह के जब पवन पंडित जी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपने ओपनिंग कमेंट दिया और अभी जो आप बहस कर रहे हैं, दोनों में बड़ा विरोधाभास है। आप अभी ओपनिंग कमेंट में कहते हैं कि हम गौरक्षा के नाम पे 5000 गौशाला बना रहे हैं। प्रधान है तो क्यों नहीं गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करना चाहिए? इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, लेकिन आप कैसे करेगी तो हम अपने आप बैठ जाएंगे। इस काम में हमें आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। नहीं, सरकार का काम आप किसी भी स्थिति में करने के लिए जवाबदेह नहीं। ऊंचा जाएंगे, हम जानते हैं। यहाँ पे नहीं, हमारी जान का जोखिम है। 25 अगस्त को हमारे 2 वॉलंटियर पे एफआईआर की। कौन थे वो लोग एफआईआर करने वाले? तस्करों की हिमायत मत कीजिए। नहीं पंडित जी, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। जो एफआईआर करना कब से अपराध हो गया इस देश में? एफआईआर करने वाला कौन है तो लिखा होता है। क्या एफआईआर करना भी हमला करना हो गया? अगर आप एफआईआर कराइए जिसके खिलाफ करानी है। कानून बनाइए। शहजाद पूनावाला, अब मैं शहजाद पूनावाला की आवाज सुनना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद। आलोक जी, 2 या 3 मुद्दे हैं। पहले तो गौरक्षा का नाम मोदी जी ने लिया और हमने सिर्फ उनको फॉलो किया, तो गौरक्षा वाले मोदी जी से जाके निपटे। दूसरी बात, अमित मालवीय जी ने कही कि कांग्रेस अराजकता फैला रही है। तो मुझे आप प्लीज समझाइए आलोक जी, जहां पे भी गौरक्षा के किस्से हो रहे हैं, जहां पे लोगों को मारा जा रहा है, यूपी, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में किसानों के मामले पर, सर हम लोग विपक्ष में, पर हम लोग इतनी मजबूत सरकार की कानून व्यवस्था में हम लोग अराजकता फैला रहे हैं। हमारे पे एफआईआर नहीं हो रही है। एफआईआर किस पे हो रही है? हिसाबी राय जो बीजेपी के नेता है,
बंगाल में जो वायलेंस करता है तो तरुण सेनगुप्ता इनका आईटी सेल वाला पकड़ा जाता है। सुनिए, नुपुर शर्मा जैसी उनकी नेताएं पकड़ी जाती है अराजकता फैलाने के लिए। तो सर मुझे प्लीज समझाइए, अगर हम लोग काले करतूत कर रहे हैं तो एफआईआर हम पे नहीं हो रही, इनकी सरकार हम पे कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हीं के लोग पकड़े जा रहे। एक और उदाहरण ले लीजिए, बीएसपी बजरंग दल के नेता कल आगरा में वेपन्स के साथ पकड़े गए। वेपन्स के साथ ये लोग घूम रहे थे, कह रहे थे कि सरकार अगर 15 दिन में बदला नहीं लेगी तो हम कानून अपने हाथ में लेंगे। आगरा में सरकार इनकी, बीएचपी के बजरंग दल के लोग इनके। जी शहजाद, मैं इसको लेके अमित मालवीय के पास चलूं, उसके बाद मुझे दुबे जी से टिप्पणी लेनी है। अमित मालवीय जी, ये जो दो सवाल उन्होंने उठाए शहजाद पूनावाला ने, और तीसरा सवाल मैं जोड़ रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के विधायक ने आज कहा है कि ये देश हिंदुओं का है और 100 करोड़ हिंदू मिल जाएं तो 20 करोड़ मुसलमानों को भगा सकते हैं। ये चीजें कैसे हो रही हैं और इसमें कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो सकती है? आप कांग्रेस पर कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि वो अराजकता फैला रही है, जिसके पॉइंटेड सवाल पूछे हैं शहजाद ने? देखिए, मैं एक बहुत लंबी लिस्ट गिनाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि जहां जहां ये अराजकता फैलाई गई, वहां वहां कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, कांग्रेस के चुने हुए जो पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। उसके तमाम वीडियोस लोगों ने देखे। जितने भी जातिगत नहीं, तो मालवीय जी, उनमें से कार्रवाई कितने लोगों के खिलाफ हुई? उनमें से लीगल एक्शन कितने के खिलाफ हुआ? जहां जो सरकार है वो लॉ ऑफ द लैंड एनफोर्स करने का काम तो उसका है। कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? जी बिल्कुल करिए। आप मेरी बात खत्म होने देंगे? आप मेरी बात खत्म होने देंगे? जी बिल्कुल, चलिए आप बात खत्म करें। जितने भी वाकये हुए या जितने भी अन्य तमाम किस्से हुए, चाहे वो गौरक्षा के नाम पे हुए हो या किसी और चीज के नाम पे हो, हर जगह एफआईआर करी गई, हर जगह कार्रवाई करी गई। एक आप मुझे ऐसा केस बताएं जहां कार्रवाई नहीं करी गई या जहां पे कानून का पालन नहीं किया गया। दूसरी बात, तो हम नाम कहने के लिए, हम चीजों को हवा में उछालने के लिए ये तमाम बातें कर सकते हैं, ये राजनीतिक दल करते हैं, और खासतौर से जो दल सत्ता में नहीं होता वो और करता है, उनके पास और कोई काम नहीं होता है। तीसरी बात जो आपने कही, मेरे ही अगर पार्टी के किसी विधायक ने ये जो वक्तव्य दिया है उसका पार्टी कोई समर्थन नहीं करती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश आज सेक्युलर है, और अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने जब मेन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें सेक्युलर नाम का शब्द नहीं रखा था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि इस देश की धारणाएं, इस देश की मान्यताएं ऐसी हैं कि सेक्युलरिज्म जैसे शब्द की यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। वो तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो शब्द है उसको बिना किसी बहस के कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती इस देश के ऊपर थोप दिया है। तो विदेशी टर्मिनोलॉजी को लेके हम इस देश को चलाने का प्रयास ना करें। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, जो सही है उसे सही कहना चाहिए। राजनीति हम सब कर सकते हैं, लेकिन राजनीति करते हुए देश का नुकसान हो और देश में इस तरह का माहौल पैदा हो जिससे एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़े, तो हमें उससे बचना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई कांग्रेस ने 70 साल इस देश को चलाया, जैसा भी चलाया। अब अगर किसी और दल को इस देश की जनता ने मत दिया है तो आप उसको देश चलाने दीजिए। अगर आप इस तरीके से बार बार वहां पे बाधाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आने वाले चुनाव में देश आपको चुन के सत्ता पे बिठा देगी। ये बात कांग्रेस और अन्य जो दल अभी ऑपोजिशन में बैठे वो अच्छी तरह समझ ले। ये तर्क तो सुनने में अच्छा है। अभय दुबे जी, क्योंकि काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं इससे पहले कि शहजाद जवाब दें। लेकिन ये जो बात है कि कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, अब जो सरकार जीती है उसे 5 साल शासन करने दिया जाए, इसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन विपक्ष भी तो अपना धर्म निभाएगा। विपक्ष का काम ही सरकार के रास्ते में बाधाएं खड़ी करना है। क्या इससे भी इनकार किया जा सकता है? नहीं, सरकार, भारतीय जनता पार्टी को शासन करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ये पूरी दलील जो है कि विपक्ष कुछ ना बोले, विपक्ष कोई आलोचना न करे, विपक्ष सरकार की पोल न खोले या सरकार के कामों पर रोशनी डाले, कोई एक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित न करे, ये पूरी अपील तो बहुत ही अलोकतांत्रिक है। ये पूरा आग्रह अपने आप में अलोकतांत्रिक है कि अगर हमारी सरकार, और ये कहना कि जो विपक्ष में है उसके पास विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं होता है। अभी 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी,
2011 से लेकर जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मेरे जैसे लोग कांग्रेस की एक स्वर में आलोचना किया करते थे, और हम लोग कड़ी से कड़ी आलोचना कांग्रेस की किया करते थे। उस वक्त मैं कहूंगा किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है उसे और कोई काम नहीं है सिवा आलोचना करने के। तो ये मुख्य तौर पे एक अलोकतांत्रिक तर्क है, और ये तर्क उन्हें वापस लेना चाहिए या उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात मैं सेंसरशिप के बारे में कहूंगा, ये बात सही है कि नेहरू जी सेंसरशिप का कानून लेकर आए, ये भी बात सही है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, मालवीय जी की ये बात सही है कि उससे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हुई, और हम लोग सब इमरजेंसी के खिलाफ लड़े। मैं जेल गया, मेरे पिताजी जेल गए, और सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से लोग, जनसंघ के भी बहुत से लोग जेल गए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जब से 3 साल से सरकार में आई है, उसने सेंसरशिप को लेकर एक नई कला विकसित की है, और वो कला अघोषित सेंसर की है। ये अमर्त्य सेन की किताब के बारे में आप जो देख रहे हैं, ये तो घोषित सेंसर का उदाहरण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल सारे देश में बनाया है कि एक अघोषित सेंसरशिप की पूरा माहौल बन गया है। लोग कोई बात, सच्ची बात कहने से घबराते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं, तमाम सरकारी चैनलों पर उनको नहीं बुलाया जाता है, उनके नाम की एक ब्लैकलिस्ट बन चुकी है, उनके नाम काट दिए गए हैं, ना दूरदर्शन पे बुलाया जाता है, ना लोकसभा टीवी बुलाया जाता है, ना राज्यसभा टीवी बुलाया जाता है। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ने कुछ भी किया हो, लेकिन कांग्रेस के जमाने में हम लोग इतनी कड़ी आलोचना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कांग्रेस की आलोचना करने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जमाने में कभी हम लोगों को नहीं बताया गया कि आपका नाम ब्लैक लिस्टेड है, आप यहां पर कभी नहीं बुलाए जाएंगे। ये है फर्क भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति में, जिसको वो स्थापित करना चाहती है, और कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति में। हालांकि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन जिस राजनीतिक संस्कृति की कांग्रेस वकालत करती है वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है। तीसरी बात मैं गोरक्षा के बारे में कहूंगा, छोटी सी बात। गोरक्षा के नाम पर सारे देश में जबरिया वसूली के रैकेट चल रहे हैं, लोगों ने धंधा बना रखा है गोरक्षा के नाम पर, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, विपक्ष की सरकारें हों, या कोई भी सरकारें हों, या मोदी जी हों, जब तक उन रैकेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मोदी जी कोई भी बयान देते रहें और कितनी भी अच्छी भाषा में बयान देते रहें, गोरक्षक, तथाकथित गोरक्षक इसी तरीके से उत्पात मचाते रहेंगे। जी सुमन घोष, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि फिल्म को लेकर, आपकी फिल्म को लेकर विवाद शुरू हुआ है। कैसे काम करता है आपको पता है? मैं पवन पंडित जी आपके पास आऊंगा, मैं अभी जब ब्रेक के बाद लौटूंगा तो मैं आपसे शुरू करूंगा। सुमन घोष जी, आपने बहुत छोटी टिप्पणी की, कहा कि जिस तरह की बात, जैसा डिस्कशन आपकी फिल्म के अंदर है, वो डिस्कशन दरअसल इस देश के मूल भावना में है। हमारे देश के लोग इस तरह की चर्चाएं करते रहे हैं बहुत लंबे समय से, और ऐसी चर्चा करने का हक लोगों के पास रहना चाहिए। उसमें कोई भी शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, जब तक कि उसमें किसी को गाली न दी जा रही हो, किसी का चरित्र हनन ना हो रहा हो। आप इस समय जो माहौल है, अपनी फिल्म से बाहर देखिए, इस देश के माहौल को आप कैसे देख रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी चिंता आपको क्या नजर आ रही है? व्हाट इज द बिगेस्ट वरी यू हैव? So the biggest worry in the sense that you see, India is as I said before, also is a democratic country. It is not like North Korea or even Turkey now, and so it's a different thing. So and let me stick to my film particularly. I was hearing the discussion going on. It's going way away from my film. So for my film's purpose, Amartya Sen has talked about the definition of the country, a grand vision of the country, which is beyond just chastising someone for slaughtering a cow and such thing. So it was mentioned in passing, and the reaction that from the censor board and that we got, actually, we are very surprised that even no discussion can be held which is based on topical which is happening in the country. So this is very much end to this. सुमन घोष की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, लेकिन वो ये जो चिंता जता रहे हैं कि सबसे बड़ा डर ये है कि किसी एक सामयिक विषय पर ऐसी चर्चा करना मुश्किल होता जा रहा है जिससे किसी को तकलीफ हो सकती है। अमित मालवीय जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक वक्त है मेरे पास एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो ये चर्चा भी करेंगे कि जो भड़काऊ वारदातें हो रही हैं, इनसे मोदी सरकार को फायदा होगा
या नुकसान होगा? देखते रहिए आवाज अड्डा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और सबसे पहले ब्रेक के बाद हम लौटे हैं और सबसे पहले शहजाद पूनावाला ने हाथ उठा दिया है, कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद आप शुरू करें। इसके बाद मैं पवन पंडित के पास जाऊंगा क्योंकि उनसे मैंने वादा किया था कि मैं लौट के उनसे बात शुरू करूंगा। जी, मैं छोटे में ही अपनी बात को खत्म करूंगा। सेंसरशिप के मामले पर सर, ये हमारी गलती रही है। कांग्रेस 60-70 साल उन्होंने शासन दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल रही है कि हमने इमरजेंसी लगाया। लोगों ने दिल बड़ा रख के इंदिरा जी को वापस से चुना और हमने ये संकल्प लिया कि इस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे। इसलिए पिछले 10 सालों में चाहे जो भी हो, जितनी भी निंदा हमारी की गई हो, हमने इसके खिलाफ कभी किसी को बाजारू या प्रेस्टिट्यूट नहीं कहा, जैसे अभय जी भी आज बता रहे हैं और टेस्टिफाई कर रहे हैं। पर आज हालत देखिए, एक चैनल अगर कोई आवाज़ उठाता है सरकार की गलत नीतियों पर तो उन पे रेड किया जाता है। आज अगर एक मूवी बनती है, इंदू सरकार छोड़ दीजिए सर, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने फना और परजेनिया को बैन किया, पर छोड़िए, सैनिटरी पैड पे एक मूवी बनती है तो उसको पाबंदी लगा देते हैं। लिपस्टिक इन माय बुरखा में इसलिए पाबंदी लगती है क्योंकि ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है। सर, सेंसरशिप ठीक है, पर सेंसरशिप भी किस हद तक? नेहरू जी ने सेंसरशिप नहीं लाया सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्य किया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में। नेहरू जी तो वो व्यक्ति थे कि जो अगर साहस नहीं करता था उनकी क्रिटिसिज्म करने के लिए तो खुद लेटर लिखते थे दूसरे नामों से और अपनी सरकार की क्रिटिसिज्म करवाते थे। तो ये नेहरू जी का कल्चर था। मैं कोशिश करूंगा कि मोदी जी मन की बात ना करते हुए जन की बात करिए, तो हम लोग न्यू इंडिया में है जहां पे मन की बात हो रही है। और जहां तक सेक्युलरिज्म शब्द का सवाल है सर, तो सेक्युलरिज्म शब्द इंदिरा जी ने लाया, पर उसको 1977 में केशव नंदा भारती केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारा मूलभूत स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म वाला था। तो अमित मालवीय जी, शायद आपकी कानूनी जानकारी कम हो, पर कृपया देश को गुमराह ना करें और नेहरू जी का कल्चर अपनाएं, तो आपको भी और देश को भी बेहतर नहीं। लेकिन मालवीय जी ने का एक माहौल, आप शहजाद ये ध्यान दीजिए, मालवीय जी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कुछ गलत किया। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म हमारे संविधान निर्माताओं ने शब्द शायद इसलिए नहीं रखा था क्योंकि इस देश का चरित्र सेकुलर है। इस शब्द के बिना भी इस देश का चरित्र कोई एक धार्मिक देश का चरित्र नहीं होने जा रहा। तो फिर आपत्ति क्या है? तो फिर आपत्ति क्या थी? उनका कहना है कि ये शब्द शायद विदेशी भाषा के ये शब्द हमारे लिए सही नहीं बैठते थे। ये जो जितना उन्होंने कहा उससे जो मैं समझा, कॉन्स्टिट्यूशन ही विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है सर। तो मैं अब वापस चलता हूं पवन पंडित के पास। वो नाराज हैं, पिछली बार भी बोल रहे थे और बीच में उनको रोकना पड़ा। पवन पंडित जी, ये सवाल दो हैं। एक कि ये जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होती है, जो आप कह रहे हैं कि जिससे गोरक्षा बदनाम होती है, ये जो गुंडे हैं, गो गुंडा कहते हैं हम, या गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, ये किसकी शह पे काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? जी हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। सबसे पहले जो हम विरोध दर्ज कराते हैं उसका नमूना आपके पास भी है। अभी एक पत्रकार साहब ने वो पक्ष बता दिया जो गलत पक्ष लगता है, हमें भी गलत लगता है, कि गाय के नाम पे धंधा हो रहा है या होगाई हो रही है। उन्होंने ये पता नहीं इनके पास ये कहां की रिपोर्ट है। अपवाद हर एक चीज में होते हैं, पत्रकारिता में भी होते हैं। हमें भी पता है कि हेडलाइन बेच दी जाती है, अखबार का फ्रंट पेज बिक जाता है, पत्रकार बिक जाते हैं, लॉबिंग करते हैं पार्टियों के लिए। मैंने अभय दुबे जी को भी देखा है आम आदमी पार्टी के लिए, जो जहां पे झंडे बेच रहे थे, जो देश के झंडे बेच रहे थे कांग्रेस। नहीं, ये देखिए, ये बहुत पर्सनल कर रहे हैं आप। नहीं, ये बहुत पर्सनल कर रहे हैं। और अभय दुबे को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, आज पहली बार नहीं है वो मेरे सामने आए हैं। ये बहुत व्यक्तिगत आरोप है कि वो झंडे बेच रहे हैं। ये अच्छी, हालांकि वो मुस्कुरा रहे हैं, इस पे वो क्या टिप्पणी करें, लेकिन ये सही बात नहीं है। और जहां तक पत्रकारों पर आरोप का सवाल है, वो आरोप भी पिछले कुछ समय में बहुत तेज हो गए हैं, ये बात भी सही है जी। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूं मुद्दे पे आए, इसको छोड़ें। है सर, आप बड़े बड़े पत्रकार के इंटरव्यू देखिए, उन्होंने बताया है, विस्तार से बताया है। वो बात नहीं करेंगे जो देश दुनिया का मेरा बैठ के माइंड बदल देते हैं, देश का माइंड बदल देते हैं। वो पत्रकार अगर इस तरह बिकेंगे तो इससे बड़ी गंभीर समस्या क्या हो सकती है? वो ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं पूछ रहा हूं, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, अगर आप उस पे आए तो हम आगे बढ़ेंगे। सरकार देश में क्या करता है ये सबको पता है। आप चाहें तो किसी दिन में क्या है, आप चाहें तो किसी दिन मीडिया पर एक चर्चा करें, उसमें हम लोग आ जाएंगे। दूसरी बात, जो कांग्रेस के लोग जो इतनी समझदारी से और इतनी सफाई से अपनी बात कह रहे हैं, कर्नाटका में जिन्होंने अपना विरोध करने के लिए गोवंश को काट के दिखाया,
इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? कभी भी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने उसकी भर्त्सना की, उसकी निंदा की, उस पर कोई कार्रवाई के लिए कहा? ऐसे लोग जो अपनी पार्टी से निकाल दिए गए, सेकने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए। पंडित जी, उन लोगों को पार्टी से निकाला गया, ये जानकारी है आपको? जिनकी आप निंदा नहीं की कह रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकालना क्या है ये? आपकी एक पूरी यूनिट, आपको माफी मांगनी चाहिए कि हमने ऐसे लोगों को पाल के रखा, ऐसे लोगों को उन पदों पे बिठाया जो देश के लिए, समाज के लिए कोई दिशा निर्देश देंगे, कोई कानून बना। मैं आपसे दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं पवन पंडित जी कि जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि जिनकी गुंडागर्दी हो सकता है वो गिनती में कम हो, लेकिन जिनकी गुंडागर्दी आपके जैसे लोगों के गोरक्षा आंदोलन को बदनाम कर रही है, वो किसकी शह पर काम कर रहे हैं? उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि वो खुलेआम लोगों को पकड़कर मारने लगते हैं? आलोक जी, मैं कुछ कहूं? मैं मालवीय जी आपका चाहता हूं, एक बार पवन पंडित से मैं जवाब। अगर हम इस पे गंभीरता से बात करें जी। सर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये चीज है कि जब हम गौ सेवा को आप किसी भी रूप से जब खड़े होगे, आप देश में मुद्दा मेरे हिसाब से आप भी जानते हैं, गो हत्या है, गो तस्करी है, गो रक्षा नहीं था। लेकिन आपने क्या किया? बार बार स्टेज पे आपने राजनीति करने के लिए, मैं ये स्पेसिफाई कर रहा हूं, गुजरात जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी से गुजरात जनता पार्टी हो गई है, उनको स्टेज पे आके मेरे हिसाब से दोनों बात करनी चाहिए थी। भाई, देश में जो मुद्दा है वो गो तस्करी का है, गो हत्या का है, हमें इस पे बैन करना चाहिए, क्योंकि हमने भी बीड़ा उठाया था, हमने 100 साल राजनीति की है। तो उन्होंने बात क्या की? उन्होंने बात की गो रक्षक की। उन्होंने इल्जाम कटघरे में किसको खड़ा किया? गो रक्षक को। उसमें हो सकता है कुछ लोग आहत हुए हों, जो इंडिविजुअल बीजेपी से ही जुड़े हुए हों, जो विरोध ना कर सके हो, मोदी का विरोध ना कर सके हो। दूसरी चीज, वो आरएसएस के भी हो सकते हैं। मेरी जानकारी में हमारी संस्था से 500 ऑर्गेनाइजेशन छोटी अलग ब्लॉक लेवल पे एसोसिएटेड हैं, जो जिसमें से 50-60 वर्किंग हैं। उनमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, बहुत सारी रिपोर्ट आपके चैनल के पास भी होंगी, सहयोगी चैनल के पास होंगी, हमारे 2-3 जगह पे जहां पे हम काम करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं, हम खुद आह्वान करते हैं, अगर कोई भी गो रक्षक इस तरीके से अगर कहीं पे शामिल होता है किसी भी राजनीतिक लाभ के बहकावे में आके या पार्टी के बहकावे में, वो आंदोलन को तोड़ने का और कमजोर करने का काम कर रहा है। हमें इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर वो वास्तव में गो सेवा करना चाहता है, वो चाहता है कि गाय नेशनल एनिमल डिक्लेयर हो, सेंट्रलाइज लॉ बने, गोचर भूमि रिलीज हो, वहां पे ऐसे लोगों के हाथ में उसका कंट्रोल आए जो वास्तव में गो सेवा करना चाहते हैं। गाय रोड पे ना भटके। हर जगह बड़े बड़े शहर में आप कितनी भी प्लानिंग से शहर बसा लीजिए, वहां पे कचरे को खाती हुई 100 गायें आपको मिल जाएंगी। मैं अभी पंचकुला से चंडीगढ़ आया हूं। मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं और अब अमित मालवीय जी के पास चलूंगा। पवन पंडित जी, काफी, क्योंकि समय कम है प्रोग्राम, ये क्यों नहीं? मैं यदि आपको अनइंटरप्टेड बोलने दूंगा तो फिर समय खत्म हो जाएगा, दूसरे लोग बोल नहीं पाएंगे। मैं अमित मालवीय के पास चलता हूं। मेरी समझ से आपने सवाल सीधे सरकार पे उठाया है कि ये सरकार गाय की सेवा, गाय की रक्षा के नाम पर जो वादे इसने किए थे, उसमें गाय की सेवा, गाय की रक्षा भी शामिल थी। तो आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अब तक क्यों नहीं खड़ा कर दिया है कि इस तरह के स्वयं सेवकों को या इनके नाम पर खड़े होने वाले गुंडों को सड़क पे आने का जरूरत पड़ती है या मौका मिलता है? आलोक जी, मैं इस डिबेट में जो पहले कुछ चीजें कही गई उसका जवाब देना चाहूंगा। पहला तो ये जी, थोड़ा संक्षेप में रखें, आप पूरी बात कहें। मैं सबसे संक्षिप्त में मैं ही बोल रहा हूँ भाई साहब, पूरे 1 घंटे में, बाकी सब लोग बोलते ही रहे हैं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी पहली बात यह है कि अभय दुबे जी जब कहते हैं कि विपक्ष का काम होता है आलोचना करना सरकार का, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन विपक्ष का काम समाज में अराजकता फैलाना और सरकार को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष ये करना चाहती है तो वो उनकी मर्जी है। दूसरी, जो लोग आज के समय को अघोषित इमरजेंसी कहते हैं, ये उन लोगों की तरह हैं जो होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। आज आप किसी भी चैनल पे बैठ के सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप किसी भी अखबार में लेख लिख सकते हैं। इसी देश में एक बड़े अखबार में एक
पत्रकार ने लिखा कि अगर प्रधानमंत्री जी का इंतकाल हो जाए तो कोई दूसरा आदमी उनके कैबिनेट में प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सिर्फ हमारे देश में हो सकता है। और अगर जो लोग इसको अघोषित इमरजेंसी कहते हैं, उन्होंने शायद इमरजेंसी न देखी है, न एक्सपीरियंस किया है, और अगर किया है तो उनकी पॉलिटिक्स उनके सामने इस वक्त चल रही है। तीसरी बात मैंने कहना चाहता हूं, जहां तक सेंसरशिप का सवाल है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के जो समर्थक प्रवक्ता आपने बिठाए हैं, उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी गलत बात थी। लेकिन राजीव गांधी ने भी पोस्टल बैलेट बिल लेके आए, सोनिया गांधी भी 66A लेकर आई, जिससे इंटरनेट पे होने वाली बातों को सेंसर करने का प्रयास किया गया। तो ये कांग्रेस के डीएनए में है, ये इसको जितना छुपाएं इसको छुपा नहीं सकते हैं। और अंततः एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस देश में पिछले 3 सालों से इंटॉलरेंस पे बहुत डिबेट हो रही है। पहले चर्च अटैक की बात हुई, कहा गया क्रिश्चियन कम्युनिटी बिल्कुल सख्ते में है। बाद में पता चला कि जो अटैक्स हुए या जो वाकया हुए वो छोटे इंस्टेंसेस थे, उसको इतना बड़ा ब्लो कर दिया गया। उसके बाद कहा गया मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन जब उसको परत को खरोद के देखा गया तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर अब बीफ नाम की एक चीज चला दी गई है, चाहे पहलू खान का मुद्दा हो, जहां पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि वो हार्ट अटैक से मरे और लिंचिंग से नहीं मरे, या जुनैद का मुद्दा हो, जहां पे ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी जो दर्दनाक मौत हुई वो सीट को लेकर लड़ाई हुई थी और बीफ को लेकर नहीं थी। तो ये तमाम चीजें हैं, इसका स्पष्टीकरण हम दे सकते हैं। और एक चीज और, इस देश में पहले जब भी कुछ होता था तो किसी नेता का नाम सुनने में नहीं आता था, लेकिन जब आज इस देश में कुछ भी होता है, चाहे वेस्ट बंगाल में एक नन का रेप हो जो बांग्लादेश से आए हुए किसी मुसलमान ने किया हो, उसका जिम्मेदार मोदी जी को ठहराया जाता है। जब अखलाक हुआ, अखलाक का साथ जो किस्सा हुआ, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे। क्या कभी किसी ने अखिलेश से पूछा? कहा गया कि मोदी जी ने ये क्यों नहीं किया, मोदी जी इस पे अपनी टिप्पणी दे। हर चीज मोदी जी, ये बात मैं समझता हूं ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये बात जनता भी समझती है कि ये राजनीति से प्रेरित है। मैं दोबारा एक बार यही कहूंगा जो मैंने पहले किया, समाज को न बांटे, राजनीति करना चाहते हैं करें, राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाएगा, राजनीति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करें, समाज को तोड़ने के लिए ना करें। अगर आप इसी रवैये पे रहेंगे जी मालवीय जी, अब मुझे थोड़ा समय दूसरों के लिए भी दीजिए, क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म करने का समय हो रहा है। तो मैं शहजाद कुछ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन शहजाद बिल्कुल छोटा जवाब 10 सेकंड में, इससे ज्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा आपके लिए मैं। डिनायल में कौन है वो तो मुझे लगता है देश समझ रहा है। जो अभय दुबे जी को डिनायल में कह रहे तो कम से कम देख ले कि अघोषित इमरजेंसी का शब्द इस्तेमाल करने वाले अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा जैसे इन्हीं के नेता थे जो आज सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो माहौल बन रहा है वो सही नहीं है इस देश के लिए। जहां तक अखलाक की हत्या है वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, पर उसकी हत्या के पीछे जो ताकतें थी, ये तो वही बात हो गई कि गांधी जी तो नेहरू जी की सरकार के दौरान मारे गए, पर मारने वाले तो गोडसे थे, जिनके संबंध कौन से परिवार के साथ थे और कौन से परिवार कौन सी विचारधारा के साथ थी, ये सभी देश जानता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे भाई ये बता दे हमें कि जो आज माहौल बन रहा है, अगर आप ही के समर्थक ये कह रहे हैं कि ऐसा अघोषित इमरजेंसी है, तो क्या आप अरुण शौरी को भी बिका हुआ कहेंगे? हाँ, तो अब आप नया सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसकी अब जगह नहीं बची है, क्योंकि अब मैं वापस चलूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी आपसे। मैं मालवीय जी माफ कीजिए, लेकिन अब समय खत्म हो रहा है। हर्षवर्धन, आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहता हूं। जो बात यहां हो रही है अभी, कि क्या सच में ऐसा माहौल हो गया है कि कोई सवाल उठाना मुश्किल हो गया है? छोटा जवाब दीजिएगा तो उसके बाद दुबे जी के पास जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं मतलब इससे तो सहमत नहीं हूं जो अभय दुबे जी ने कहा कि बिल्कुल सवाल पूछने का किसी को हक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस दिल्ली में जहां सरकार बैठती है, सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास इतनी गतिविधियां दिन भर होती हैं, मैं खुद उनमें ढेर सारी गतिविधियों में जाता रहता हूं और उसमें समझ में आता है कि सरकार पे सवाल करने, खड़ा करने सवाल और सवाल खड़े करने के साथ साथ असहमति को तेजी से बोलने, इस पे किसी को कोई ऐतराज होने की स्थिति फिलहाल तक नहीं है। तो अघोषित आपातकाल ये मुझे लगता है कि शायद विरोध की एक वजह रही है जो ढेर सारे लोग करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है जो बार बार ये कहा जा रहा है कि गौरक्षा के नाम पर जो कुछ होगा उसमें कांग्रेस के लोग होंगे, कोई होंगे।
किसी सरकार और किसी पिछली सरकार का उदाहरण देने का समय नहीं है। और अमित मालवीय ने जो कहा कि मोदी जी पर सवाल उठता है, तो मोदी जी पर ही ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि वो खुद चिंतित हैं और उनकी चिंता के बावजूद, देश के प्रधानमंत्री की चिंता के बावजूद अगर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो इस देश के लिए और हम सब के लिए चिंता की बात है और उसका रास्ता तलाशना पड़ेगा। विपक्ष की राजनीति का जवाब आप राजनीति से दीजिए, लेकिन गौरक्षा के नाम पर किसी को पीटा जाना ये देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसको समझिए। जी, अब समय बिल्कुल खत्म हो गया है। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज जो हमने सवाल पूछा, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी से मोदी सरकार को नुकसान होगा? 65% लोगों का कहना है कि हाँ नुकसान होगा, जबकि 35% लोगों को लगता है कि नुकसान नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार पर सवाल उठाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कह रहे हैं कि दरअसल सरकार पर सवाल उठाने से ज़्यादा अब रस्म ये चल पड़ी है कि सरकार पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर सवाल उठाया जाए, और ये प्रवृत्ति आपको काफ़ी नज़र आ रही है अपने आसपास। फैज़ की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूं जो इस सिलसिले पे मौजूद बैठती हैं। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का यहाँ आने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।